स्टूडेंट्स, आज हम पहली कक्षा शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। देखिए आव्यूह होता क्या है। आव्यूह अगर हम देखें तो आव्यूह की जो उत्पत्ति हुई है वो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए करी गई है। जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं, तो रैखिक समीकरण के जो निकाय होते हैं, यानी दो या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को आसानी के साथ किस तरह हल करते हैं, इस हेतु आव्यूह की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब आव्यूह का काम केवल रैखिक समीकरणों को हल करना ही नहीं, बल्कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में आव्यूह को प्रयोग किया जाता है। अब आव्यूह होता क्या है हम ये देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये उदाहरण दिया है कि राधा के पास 15 पुस्तिका हैं और 6 कलम हैं। एक है फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं हैं और 2 कलम हैं। इसी प्रकार सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं हैं और 5 कलम हैं। तो ये हमारे पास 3 छात्राएं हैं, 3 छात्राओं का रिकॉर्ड है। पहला जो है, पहले पुस्तिकाओं का बारे में बताया गया है, बाद में कलम के बारे में बताया गया है। तो अगर इसे हम एक ब्रैकेट के अंदर ले लें इस तरह करके, और हम ये मान लें कि पहले हमें पुस्तिकाओं की संख्या देनी है, तो 15 पुस्तिका हैं राधा के पास, फौजिया के पास हैं 10 और सिमरन के पास है 13। अब आगे वाली जो लाइन है इसमें हमें कलम के बारे में लिखना है। तो राधा के पास हैं 6 कलम, फौजिया के पास हैं 2 कलम और सिमरन के पास हैं 5 कलम। तो इसे अगर हम इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये हमारा बनता है आव्यूह। इसे हम आव्यूह बोलेंगे। यानी जो हमारे पास डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसे व्यवस्थित करने को जो विधि अपनाई जाती है उसे हम आव्यूह बोलते हैं। अब इसमें जो हमें देखेंगे, हमें खड़ी लाइन दिखाई दे रही हैं। ये खड़ी लाइन किसे दिखाती हैं? खड़ी लाइन तीनों ही छात्राओं के अलग अलग समान को दिखाती हैं। जैसे पहली लाइन दिखाती है तीनों छात्राओं के पुस्तिकाओं की संख्या, दूसरी ये वाली, ये हमारा दिखाता है तीनों छात्राओं के पुस्तिकाओं की संख्या को। तो पहली छात्रा के पास 15 किताबें हैं, दूसरी के पास 10 हैं और तीसरी के पास 13 हैं। इसी प्रकार जो ये दूसरी लाइन है, खड़ी लाइन, ये हमारा दिखाता है तीनों छात्राओं के पास कलम कितने हैं। पहली छात्रा के पास 6 कलम है, दूसरी के पास 2 और तीसरी के पास 5 कलम है। तो ये जो हमारे खड़े लाइन होती हैं इसे हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम या स्तंभ। ठीक, कॉलम या स्तंभ क्या होते हैं? जो हमारी खड़ी लाइन है, अर्थात जो तीनों ही छात्राओं में जो कॉमन है उसे दिखाएगा। कि पहला तीनों ही छात्राओं के पुस्तिकाओं की संख्या को व्यक्त करेगा, दूसरा तीनों ही छात्राओं के कलम की संख्या को व्यक्त करेगा। इसे बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। अच्छा, एक लाइन हमारे पास ये होती है, एक मिनट, एक लाइन हमारे पास होती है इस तरह। ये देखिए ऐसे 3 लाइन है। जो सीधी लाइन होती है, यानी जिसे हम भी कह सकते हैं पट लाइन, ये एक ही छात्रा के पूरे डेटा को दिखाता है। ठीक है, तो जैसे पहले ही वाली जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये दिखा रही है पहली छात्रा के कलम को भी दिखाएगी और पुस्तिका को भी दिखाएगी। दूसरी लाइन केवल दूसरी छात्रा के पुस्तिका को भी दिखाएगी और कलम को भी दिखाएगी। इसी प्रकार तीसरी लाइन केवल तीसरी छात्रा के पुस्तिका को भी दिखाएगी और कलम को भी दिखाएगी। इसे हम बोलते हैं रो या पंक्ति। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास किसी आव्यूह में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। रो का मतलब है एक ही छात्रा या एक ही व्यक्ति के सभी डेटा को दिखाना, ये रो का काम होता है।
और कॉलम का काम होता है एक ही व्यक्ति के सभी व्यक्तियों के जो कॉमन है उनमें उसे व्यक्त करना। जैसे देखिए, जो हमारा ये कॉलम है, पहला कॉलम तीनों ही छात्राओं के जो कॉमन है यानी पुस्तिकाएँ तीनों में, उसे व्यक्त कर रहा है। दूसरा कॉलम तीनों ही छात्राओं के पेन को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार रो जो होता है हमारा, वो एक ही व्यक्ति के सभी डेटा को दिखाता है। जैसे यहाँ हमारा पहली रो ये है, तो पहली रो पहली छात्रा के पुस्तिकाओं को भी दिखाएगी और पेन को भी दिखाएगी। दूसरी रो दूसरी छात्रा के बारे में बताएगी और तीसरी रो केवल तीसरे छात्रा के बारे में बताएगी। तो ये होते हैं हमारे आव्यूह के अंदर रो और कॉलम। ठीक, तो अब हमें क्या पता चला इस आव्यूह में। ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए, ये पहली पंक्ति, पहली रो, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पंक्ति मतलब रो। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम। तो इस आव्यूह में हमारे पास 3 पंक्ति हैं यानी 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ये बात ध्यान रखना, रो गुणा कॉलम, इसे हम बोलते हैं आव्यूह की कोटि। अर्थात किसी आव्यूह में रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा कॉलम अर्थात स्तंभ की संख्या जो बनती है उसे हम बोलते हैं आव्यूह की कोटि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये परिभाषा देख लीजिए, हालांकि आप समझ गए हैं तो परिभाषा की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। मतलब आव्यूह के अंदर जो ये होते हैं संख्याएं, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इन्हें हम अवयव कहते हैं। जैसे ये पहला वाला जो आव्यूह है, इसमें -2, 5, 0, √5, 3 और 6, ये सब क्या कहलाएंगे, ये आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। इसी प्रकार हमें ये अलग अलग दिए हैं। एक हमें ये दिया है आव्यूह, एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है। तो ये इसके अंदर जो डेटा है इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम आव्यूह के अवयव कहेंगे। ये आव्यूह के अवयव हैं। ठीक है, अब आती है आव्यूह की कोटि, जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि किसी आव्यूह में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, उनकी संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणन, उसे हम आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले आव्यूह। मान लिया है हमने कि किसी आव्यूह में रो m है और कॉलम की संख्या n है, तो ऐसे आव्यूह का जो कोटि होगी वो m गुणा n होगी। उदाहरण के रूप में ये देखिए, ये हमारे पास आव्यूह है, इसमें आप पहले रो देखिए, रो कितनी है, 1, 2, 3, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गई है, m तक आ गई है। तो रो की संख्या है इसमें m। कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, 2, 3, अभी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया है, n तक, तो कॉलम है n। तो रो है इसमें हमारे पास, रो है m और कॉलम है इसमें n। तो कोटि हो जाएगी इसकी m गुणा n। ये m गुणा n क्या कही जाएगी, कोटि कही जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आते हैं हमारे पास आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सवाल आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये हमें पता होने चाहिए आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला है हमारा स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो वो आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता है, मतलब कॉलम केवल एक होगा, रो चाहे कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम बस एक होगा, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है हर चीज़। जैसे ये देखिए, यहाँ उदाहरण दिया है, इसमें रो तो देखिए 3 है, 1, 2, 3 और 4, रो 4 हैं, लेकिन कॉलम इसमें केवल एक ही कॉलम है, जो खड़ा होता है उसे कॉलम बोलते हैं। तो जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। और अगर इसके हम कोटि निकालें, कोटि क्या बनेगी, रो है इसमें 4, 1, 2, 3, 4 और कॉलम है 1, तो उसकी कोटि बनेगी 4 गुणा 1। ठीक है, अब ऐसे आता है पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होगा और पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी, यानी पंक्ति की संख्या हमेशा एक होगी, कॉलम चाहे कितने भी हों। अब देखिए,
इसमें कॉलम 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन पंक्ति केवल 1 है। जो ऐसे चलता है ये कॉलम है और जो ऐसे चलता है ये रो है। तो रो इसमें केवल 1 है ये, लेकिन कॉलम इसमें 1 2 3 4 हैं। तो जिसमें केवल एक रो होती है उसे हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर मतलब कोटि। कोटि होती है R गुणा सी। R कितनी है इसमें? R केवल 1 है और सी है 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1 गुणा 4। अगला आता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव बोलते हैं ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर हो। मतलब अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 होने चाहिए, रो 4 है तो कॉलम भी 4 होने चाहिए। यानी कोटि उसकी हमेशा 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 इस तरह होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 रो है इसमें 3 और कॉलम है 1 2 3, कॉलम भी हैं 3। तो उसकी कोटि क्या बन रही है? 3 गुणा 3। तो जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वर्ग अवयव। ठीक है। अब आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? पहली बात तो हमें इसमें ये ध्यान देनी है, विकर्ण अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होगा। ये विकर्ण अवयव होने की शर्त है। मतलब विकर्ण अवयव में रो और कॉलम हमेशा बराबर होंगे। विकर्ण अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव ही होगा। अब विकर्ण अवयव किसे बोलते हैं? पहले आप समझ लीजिए विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण किसी अवयव का, मान लिया ये A B C D E F G H I, ये हमारे पास कोई 3/3 का अवयव है। तो जो ये होती है ये वाली लाइन, जो ये वाला विकर्ण होता है, इसे हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है। तो अब आते हैं परिभाषा पे। विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसका विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हों। मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसमें उसका जो विकर्ण होगा वो तो शून्य नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण शून्य हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन बाकी अवयव हमेशा शून्य होंगे। जैसे ये देखिए, इसमें आपका जो विकर्ण है ये शून्य नहीं है, लेकिन बाकी सारे अवयव जो विकर्ण के अलावा हैं वो शून्य हैं। इसमें देखिए ये मुख्य विकर्ण है, ये शून्य नहीं है, लेकिन बाकी सारे अवयव हमारे शून्य हैं। तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। शर्त याद रखना, विकर्ण अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होगा। अब आता है हमारा अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहते हैं? अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव ही होता है। मतलब इसका मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सब शून्य होंगे। तो विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि विकर्ण अदिश अवयव में जो विकर्ण होता है, विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। देखिए ये √3, ये √3, ये √3, ये -1 तो ये भी -1। अदिश अवयव और विकर्ण अवयव में यही फ़र्क है। फिर समझ लीजिए, ये था हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें हमारी समान हो भी सकती हैं और नहीं भी। देखिए इसमें समान नहीं है और बाकी सब शून्य होंगे। ये तो हो गया हमारा विकर्ण अवयव। अदिश अवयव भी विकर्ण अवयव ही होता है। फ़र्क केवल इतना है, इसमें मुख्य विकर्ण हमेशा समान होगा। यानी सारे अवयव मुख्य विकर्ण के समान होंगे और बाकी सभी शून्य होंगे। तो इसे बोलते हैं हम अदिश अवयव। अब अगला आता है हमारा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव को हम इकाई अवयव भी कहते हैं। तत्समक अवयव को हम इकाई अवयव भी कहते हैं। ये एक ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसका मुख्य विकर्ण सदैव एक होता है। मतलब तत्समक या इकाई अवयव भी एक विकर्ण अवयव ही होता है। विकर्ण अवयव मतलब मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सब शून्य है। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है? इसका मुख्य विकर्ण हमेशा एक होगा, इसलिए इसे हम इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसका मुख्य विकर्ण सदैव एक होता है और बाकी सब शून्य होते हैं, क्योंकि विकर्ण अवयव है इसलिए। ठीक है। अब आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव बड़ा आसान है, वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, जिसके सारे अवयव शून्य होंगे, वो क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है। अब ये है अवयव की समानता। अवयव की समानता क्या है कि अगर दो अवयव हमारे समान हैं तो दो अवयव समान होने की दो शर्तें हैं। वो दो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त तो ये है उनकी कोटियाँ समान होगी। कोटियाँ समान मतलब अगर पहला अवयव 2/3 का है तो दूसरा अवयव भी 2/3 का होगा।
पहला अवयव अगर 3/3 का है तो दूसरा अवयव भी 3/3 का होगा। ये तो है हमारी पहली शर्त दो अवयव के समान होने की। दूसरी शर्त हमारी दो अवयव के समान होने की ये है कि दोनों ही अवयव के संगत अवयव बराबर होंगे। दोनों ही अवयव के संगत अवयव बराबर होंगे। अभी कैसे होंगे समझ लीजिए। मान लिया हमारा एक अवयव है ABCD और दूसरा अवयव है PQRS। अगर ये दोनों अवयव हमारे बराबर हैं तो देखिए, एक तो इनका कोटि बराबर है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। पहली शर्त तो ये, और दूसरा ये है कि इनके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होने का मतलब पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के, यानी कि A बराबर P के हो जाएगा, B बराबर Q के, C बराबर R के और D बराबर S के। ये दो अवयव बराबर होने की शर्त है। ठीक है। अब प्रश्नावली, पहले आप ये जो मैंने बताया है ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। इसकी अगली वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।